नमस्कार। अखाड़ा में आज बात होगी पाकिस्तान की नापाक साजिश की। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब अयोध्या फैसले के मद्देनजर माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान के कई आतंकी भारत में हमले के लिए घुसपैठ कर चुके हैं और कुछ हमले की ताक में हैं। इन आतंकियों के निशाने पर आम लोग तो हैं ही, इसके अलावा सैन्य ठिकाने भी हैं। खुफिया जानकारी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ भारत सरकार कश्मीर में विकास के लिए पूरी तरह तैयार है। कश्मीर के विकास के ब्लूप्रिंट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खुलकर बात की। इसके अलावा अयोध्या मामले में आज संविधान पीठ चर्चा कर रही है। यही नहीं, बाबर के वंशज अयोध्या मामले पर क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको सुनाएंगे। इन तीनों खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले अयोध्या मामले पर फैसले के मद्देनजर पाकिस्तान एक बड़ी साजिश रच रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अयोध्या मामले पर फैसले के बाद भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए पाकिस्तान बड़ा आतंकी हमला करने की ताक में है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान आतंकियों के निशाने पर देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े शहर हैं। पाकिस्तानी आतंकी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फिदायीन हमले की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तानी साजिश की भनक लगते ही खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत पर हमले के लिए आतंकी नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ की तैयारी में हैं। खबर के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर पुलिस और सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग सेंटर भी हैं। इन आतंकियों के पास हथियार और गोला बारूद पंजाब और जम्मू कश्मीर से पहुंचाए जा सकते हैं। खबर है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स का पूरा नेटवर्क इस काम के लिए एक्टिव किया गया है। अब पाकिस्तान की साजिश, कश्मीर और अयोध्या मामले से जुड़ी तमाम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं दिल्ली से संदीप बोल, दिल्ली से शैलेंद्र वांगू, दिल्ली से अमिताभ सिन्हा और दिल्ली से एहतशाम खान और अयोध्या से अजीत सिंह। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की इस साजिश पर बात करेंगे संदीप बोल से। संदीप, सबसे पहले आप हमें यह बताएं कि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क है, कहीं ऐसा तो नहीं कि असला एक रूट से आएगा, आतंकी दूसरे रूट से आएंगे और कहीं ना कहीं इन दोनों का मेल होगा ताकि ये सामग्री उन तक पहुंचाई जा सके और ये टारगेट्स हैं, क्या अयोध्या भी उसमें से एक है? देखिए आनंद, जो टारगेट जो दिया गया है, जो जिस तरीके की खबर है उसके हिसाब से कोई स्पेसिफिक जो है लोकेशन नहीं है कि कहाँ पे इस तरह की घटना हो सकती है। लेकिन OGW जो है ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो इनको हथियार मुहैया कराएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सख्ती है सीमा पर लगातार जो है मजबूती बनाई हुई है भारतीय सेना ने, तो ऐसे में हथियारों के साथ इन्फिल्ट्रेशन करना जो है उनके लिए मुसीबत का सबब हो सकता है। और यही वजह है कि नेपाल और बांग्लादेश का बॉर्डर चुना है। वो वहाँ से बिना उसके जो है हथियारों के यूपी और दिल्ली तक पहुँचेंगे। उसके बाद जो इंटरनल इनपुट बता रहे हैं कि उनको बाकायदा जो पंजाब या जम्मू कश्मीर से हथियार जो लेके उनको मुहैया कराए जाएंगे। ओवरग्राउंड वर्कर जो OGW उनको पूरी तरह से एक्टिवेट किया गया है और पाकिस्तान कोशिश में है कि किसी भी तरीके के जो हालात है, क्योंकि दिवाली भी है और ऐसे में इस दौरान जो है पाकिस्तान हमेशा से ही डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। और चूंकि अब अयोध्या वाला पूरा मसला है, अब उस पर उसके मद्देनजर भी फिलहाल हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो है, पर इतना समझ ले पाकिस्तान संदीप की एक भी अगर आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान बुरा फंसा। अब पाकिस्तानी आतंकी इस बार सैन्य ठिकानों पर भी हमले करने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इस मकसद से आतंकियों का एक ग्रुप जो है भारत में घुसपैठ कर चुका है। इस तरह की जानकारी मिलने के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बुधवार यानी कल ही इस तरह की जानकारी मिली है। इस जानकारी के बाद पंजाब और जम्मू के सभी आर्मी बेसिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारतीय वायुसेना ने भी पठानकोट समेत पंजाब और जम्मू के अपने सभी एयर बेसिस पर ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया है। एहतियातन सैन्य बेस पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अतिरिक्त निगरानी भी की जा रही है। वहीं सुरक्षा जांच को लेकर भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी ऐसा हो चुका है कि सेना और एयरफोर्स ने सभी बेस पर अलर्ट घोषित किया था। हालांकि खतरा टलने के बाद अलर्ट वापस ले लिया गया था। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाने के बाद से ही आतंकी हमलों की मंशा से घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। संदीप बोल अब भी हमारे साथ हैं। तो इस तरह की घुसपैठ पर इंटेलिजेंस अलर्ट भी है। अजीत डोवल ने भी जिक्र किया कि कई सारे इंटरसेप्ट्स हैं और हम नजर रख रहे हैं कौन कहां पर क्या कर रहा है। कई जगह अब ये देखिए पंजाब से ड्रोन आने की कोशिश की गई, ड्रोन के जरिए कैश, फेक करेंसी और उसके साथ हथियार भी ट्रांसपोर्ट कराने की कोशिश की गई। अब ऑर्डर्स आ गए हैं कि अगर ड्रोन दिखा तो उड़ा दो। तो भारत भी कड़ी निगरानी रखे हुए है।
बिल्कुल आनंद, क्योंकि भारत जो है पाकिस्तान की फितरत से वाकिफ़ है। जितने भी हम लोग जो बॉर्डर पे फेंसिंग कर लें या कुछ कर लें, पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से घुसपैठ की कोशिश ज़रूर करता है। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में जो है मोबाइल इंटरनेट जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि काफ़ी तादाद में जो है इस तरीके की घटनाएँ हो सकती है। खुद जो है गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी इस बारे में ये बात कही है न्यूज़ 18 इंडिया को कि किस तरीके से जो है जो मोबाइल नेटवर्क स्टार्ट हुआ है उसका फ़ायदा तो जाहिर सी बात है आतंकी भी उठा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि फ़िलहाल वेरी कर रही है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दबाव में है और ऐसे में किसी भी तरीके की कोई बड़ी आतंकी गतिविधियों को जो है वो अभी कर पाने में सफल नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है और किसी भी हाल भारत में घुसपैठ करके जो है ये त्योहारों का सीजन है उसमें जो है खलल डालने की फिराक में लगा है। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। जहां एक तरफ पाकिस्तान भारत पर आतंकी हमले की साजिश रच रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कल लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा कर पाकिस्तानी सैनिकों से मुलाकात की। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया कि बाजवा ने नियंत्रण रेखा पर हालात का जायजा लिया और सुरक्षा हालात की जानकारी ली। इस मौके पर बाजवा ने सैनिकों को भी संबोधित किया और कश्मीर मुद्दे को यहां भी उठाया। अब जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की सेना का संकल्प है कि किसी भी हालत में वो कश्मीरियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। संदीप, ये बाजवा का एलओसी पर होना तकरीबन उसी वक्त है जब हाफिज सईद भी पीओके में हरकत कर रहा है, जब ये जिहादी तंजीमें लाइन लगाकर ताक लगाकर बैठी हैं। कम से कम 3-3.5 हजार लोगों को वहां इकट्ठा किया गया है। एलओसी के 750 किलोमीटर के जो पूरा जो एरिया है कि घुसपैठ करने की कोशिश करते रहे। आए दिन हम घुसपैठियों को मार गिरा रहे हैं, बावजूद इसके कुछ घुसपैठी तो घुस चुके हैं यहाँ भारत के अंदर, वो भी हरकत करने की ताक में है। आनंद, देखिए बाजवा, अगर जनरल बाजवा की बात करें तो अगर जिस तरीके से वहाँ से सीज़फायर वायलेशन हो रहा है, भारत जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, भारतीय सेना जिस तरीके से पलटवार कर रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है, पाकिस्तानी सेना का मनोबल जो है वो ज़रूर जो है अभी ज़मीन पे होगा। और यही वजह है कि बाकायदा वहाँ के आर्मी चीफ जो है जाकर अपने जवानों को जो है ढाढ़स बंधा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप यहाँ डटे रहिए। साथ ही सबको पता है कि किस तरीके से आतंकी तंजीमें जो है वो सीधे तौर पर जो सेना है उसके अंतर्गत काम करती है और ऐसे में वहाँ पे जाके अपडेट्स लेना किस जगह से, क्योंकि अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की फ़ौज में अगर इंक्रीमेंट या के जो पदोन्नति होती है वो भी इस पर निर्भर करती है कि आपने किस इलाके से कितने ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन कराया। इस तरीके की इनपुट भी है हमारे पास। तो कह सकते हैं कि जनरल बाजवा जो है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन आतंकियों के बारे में जानकारी लेने गए होंगे और साथ ही जो वहाँ पे सेना, जिनका पाकिस्तानी सेना का जो कमर तोड़ी है भारतीय सेना ने पलटवार करते हुए, सीज़फायर वायलेशन का जवाब देते हुए, कहीं ना कहीं उनको हिम्मत देने की कोशिश वहाँ पे एलओसी पे की जा रही है और यही वजह है कि बाजवा ने वहाँ पे जाके एक विजिट किया। चाहे इतने भी हौसले वहां बुलंद कर लें, हम उनके सारे मंसूबों को पस्त जरूर करके रहेंगे। अब पाकिस्तान की एक ही नीति है और वो है आतंकवाद फैलाने की नीति। आतंकवाद की यही नीति पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति चलाती है और यही पाकिस्तान की विदेश नीति और रक्षा नीति भी है। इसी नीति का नतीजा है कि पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के शोपियां में पंजाब के एक सेब कारोबारी चरणजीत सिंह की हत्या कर दी। चरणजीत सिंह सेब लेने के लिए शोपियां गए थे, जहां आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद आतंकी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान और आतंकी संगठनों को लग रहा है कि भारत सरकार की नीतियों की वजह से कश्मीर विकास की मुख्यधारा में शामिल हो जाएगा। इसलिए कश्मीरियों में डर पैदा करने के लिए आतंकियों ने सेब कारोबारी चरणजीत सिंह की हत्या कर दी और इस दौरान आतंकियों ने सेब बागान के मालिक की भी पिटाई भी की। इससे पहले शोपियां में ही राजस्थान के ट्रक ड्राइवर शरीफ खान की भी हत्या कर दी गई थी और वो भी वहां सेब लेने गए थे। अगर हम बात करें कश्मीर के हालात की, तो पिछले 2 दिनों में गैर कश्मीरियों को टारगेट किया गया है। क्या ये एक चिंता का विषय है? भाई चिंता का तो है, लेकिन वाई डोंट ये जो नेशनल प्रेस और मीडिया है ये कंडेम क्यों नहीं करता है कि कोई गरीब बेचारा सेब लेने गया है या कोई ट्रक ड्राइवर राजस्थान का चला गया, तुम उस निहत्थे को मार रहे हो, इससे क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है? और सिर्फ पाकिस्तान के इशारे पे हो रहा है, अफरा तफरी पैदा करने के लिए। और उनको ये सोच लेना चाहिए कि अब वी आर आफ्टर देम, विल फिनिश देम। परसों 3 डाउन किए हैं, अब जानकारियाँ मिलने लगी, चूँकि फ़ोन खुल गया है। दे विल नॉट, ये सब करके बचेंगे नहीं वो लोग। लेकिन क्या फ़ोन का खुलना, जो रिस्टोर किए गए पोस्टपेड कनेक्शन, क्या इसका रिश्ता कहीं इससे हो सकता है, कनेक्शन है कि इसका इससे है? देखिए, इसमें हमको तो ये नुकसान था कि कहीं बताता था कोई कि वहाँ टेररिस्ट है, वो खबर हम पे 4 घंटे में आती थी, जो अब 4 मिनट में आ जाएगी।
उनको ये नुकसान है, वो मोबिलाइजेशन में, अपने मूवमेंट में, पुलिस के मूवमेंट की खबरें फटाफट देते हैं, तो दोनों के काम आता है। हमारे भी काम आ रहा है, उनके भी आ रहा है। अब देखो कौन ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसको। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से पोस्टपेड कनेक्शन रिस्टोर किए गए, प्रीपेड को लेकर और इंटरनेट को लेकर क्या फैसला जल्दी आया जाए? प्रीपेड इज ट्रिकी। प्रीपेड तो कोई पाकिस्तानी आके भी खरीद लेगा, उसको नहीं हम अभी करने वाले हैं। नेट जो है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फॉरेन फोर्सेस करती हैं, उसको थोड़ा धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तब। 2 महीने बीत चुके हैं, 2 महीने से ज़्यादा बीत चुका है। इस वक्त कश्मीर की हालत कैसे हैं? आप आके देखिए कैसे हैं, आपको तो रोका नहीं किसी ने। कश्मीर के हालात दिल्ली से बेहतर हैं। कैसे? लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से लोग वहाँ के बेहतर हैं। आप एज टूरिस्ट जाओगे, आपका स्वागत करेंगे, आपकी खातिर करेंगे। आप दिल्ली में तो कोई किसी की खातिर करता ही नहीं है। दिल्ली में तो पता नहीं, बराबर वाला आपकी गाड़ी से ज़रा टकरा जाए तो उतर के गोली चलाने लगता है। रोज़ 10 लोग मरते हैं, पर्स छीन लेते हैं, चेन छीन लेते हैं, टेलीफोन छीन लेते हैं। कश्मीर की एक घटना बताओ मुझे पूरे 1 महीने में किसी का फ़ोन छीना हो, या किसी का पर्स छीना हो, या किसी टूरिस्ट के साथ कोई जाती हुई हो। पीस लविंग लोग हैं। वो एक सेक्शन है जिसने मिसगाइड करके और जन्नत दिखा के बच्चों को मरवा रहे हैं। क्या पॉलिटिकल लीडर्स की रिहाई को लेकर कोई जल्द फैसला हो सकता है? इसमें भी थोड़ा और टाइम लगेगा। ये मेरा काम नहीं है, दिल्ली वाले, होम मिनिस्ट्री ये सब करेंगे। देखो क्या है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गवर्नर सत्यपाल मलिक। कैमरामैन हरीश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ लाइव हैं। शैलेंद्र वांगू, सत्यपाल मलिक ने बहुत सीधी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि कम्युनिकेशन लाइन के खुल जाने से फायदा हमें भी है और फायदा आतंकियों को भी है। अब देखना है कौन बेहतर फायदा उठाता है। लेकिन बात यह सच है कि कश्मीर की इकोनॉमी को क्रिपल करने की यह साजिश रच रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक तरफ अपने आप को कश्मीरियों का हितैषी बताता है दुनिया भर के सामने, लेकिन वहीं कश्मीरियों की कमर तोड़ने में लगा हुआ है। सेब के बागानों में से सेब ना निकले, लोगों को वहां आमदनी ना हो। 1200 करोड़ से ज्यादा की यह इंडस्ट्री है एप्पल की, सेब की। कम से कम 25% कश्मीर की इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ सेब के बागानों का और वहां के फार्मर्स की आमदनी का। अब इसको अगर पाकिस्तान क्रिपल करने की कोशिश कर रहा है तो कौन किसका हितैषी ये साफ दिखता है। बिल्कुल आनंद, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो किलिंग्स हुए हैं ये 5 अगस्त के बाद जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी खासतौर से मोबाइल्स को लेकर, उसको जब उसकी बहाली जब की गई उसके बाद ही ये इंसिडेंट्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा करता है कि फ़ोन रिस्टोर करने से कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जो अब तक इंस्ट्रक्शन सीमा पार से नहीं मिल रहे थे वो इंस्ट्रक्शन अब आतंकियों को मिल रहे हैं जो कश्मीर में मौजूद हैं कि वो इस तरह की किलिंग्स को अंजाम दे। और ख़ासतौर से इसमें टारगेट किया जा रहा है नॉन कश्मीरीज़ को, यानी कि जो बाहर से, राजस्थान से, पंजाब से, बिहार से जो लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कि ताकि वहाँ पर दहशत का माहौल पैदा हो। और वहाँ पे ट्रक से भरे सेब से भरे ट्रक को एक जला भी दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इशारा इस ओर है कि नॉर्मल हालात वहाँ पर ना बने, नुकसान वहाँ पर लोगों को हो और सीधा इसका असर कश्मीर के टूरिज्म पर हो, कश्मीर के ट्रेड पर हो। तो कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक ने, जो गवर्नर हैं, उन्होंने आज साफ कर दिया कि एक तरफ जहाँ रिस्टोर करने से लोगों को फ़ायदा ज़रूर हुआ है मोबाइल नेटवर्क के, लेकिन इसका नुकसान भी हुआ है कि इसका सीधा फ़ायदा आतंकी ले रहे हैं। इसलिए जो J&K एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने फैसला लिया है कि फ़िलहाल प्रीपेड तो फिलहाल शुरुआत नहीं होगी और इंटरनेट तो बिल्कुल नहीं होगा, कि उसका सीधा फायदा विदेशी ताकतें ले। और दूसरी बात यह भी बताने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने सवाल ये ठीक पूछा, वो सारे लेटर राइटर जो चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं दुनिया भर को, वो कहाँ हैं? वो जो बैठ के दुनिया में इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पे आर्टिकल लिखते हैं, वो कहाँ हैं? क्यों ये नहीं लिख रहे कि पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी कश्मीरियों पर आतंक कर रहे हैं? वो लोग जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए और घर में चूल्हा जलाने के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत का फल लाने की, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपना फल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, मासूमों को मारा जा रहा है। ये कोई नहीं लिख रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, ये सवाल भी उन्होंने पूछा। बिल्कुल जाहिर तौर पर इस पर जो इस तरह की जो आवाज़ें उठती रही हैं कश्मीर को लेकर कि वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस तरह की तमाम आवाज़ें उठती रहती हैं। लेकिन इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर एक इन निर्दोष निहत्थे ट्रक ड्राइवर को निशाना बनाया जाता है, कभी पत्थरबाज उसको निशाना बनाते हैं, कभी आतंकी निशाना बनाते हैं, सेब के बागान में काम करने वाले लोगों को निशाना बनाया जाता है, तो उस पर इस तरह की आवाज़ें सामने नहीं आती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि न सिर्फ आतंकियों का खात्मा किया जाए, बल्कि इस बात की भी ज़रूरत है कि जो नॉन कश्मीरी, जो गैर कश्मीरी वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। कश्मीरी गैर कश्मीरी कुछ नहीं, हिंदुस्तानी है और सबकी सुरक्षा जरूरी है। और हमीदुल्लाह रादर पिछले हफ्ते सोपोर में एक और फ्रूट सेलर था,
घर पे नहीं था, उसने अपनी दुकान खोली तो उसके घर के अंदर घुसकर 2 महीने की बच्ची को भी गोली चलाई उन्होंने, बाकी पूरे परिवार पर भी गोलियां चलाई। उसका इलाज अभी एम्स में चल रहा है। यह खबर, ये कोई, इस पर किसी ने कोई टिप्पणी की? महबूबा मुफ्ती ने कुछ कहा, उसकी मजम्मत की? उमर अब्दुल्ला ने की? जो बाकी लीडर्स अपने आप को कश्मीरियों के हितैषी बताते हैं, किसी ने की? दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया में किसी ने की? किसी ने नहीं की। क्यों नहीं की, यह सवाल पूछना भी जरूरी है। शैलेंद्र वांगू, आप बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं पहाड़ में। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि कश्मीर लंबे अरसे से आतंक की आग में झुलस रहा है। मोदी सरकार ने कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने के लिए कई बड़े बड़े फैसले किए हैं। सरकार का मकसद कश्मीर में शांति बहाल करना है और आम कश्मीरियों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। इसके लिए कश्मीर से आतंकियों का समूल नाश करना जरूरी है। मिशन ऑल आउट चलाने के बाद सरकार ने आतंकियों को खत्म करने के लिए कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म कर दिया। आतंकवाद और अलगाववाद के साथ भी कश्मीर में बरसों से जारी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर सरकार इसके कायाकल्प की तैयारी कर चुकी है। इसका असर नजर भी आने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत की और इन मुद्दों पर सरकार की नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 15 साल का रोड मैप है, जिसकी शुरुआत अभी हुई है। सवाल जो सबसे बुलंद मुद्दा रहा है पिछले कुछ महीनों में, कश्मीर का मुद्दा, देखने में धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों में आपने धीरे धीरे सर्विसेज वापस भी की हैं। अब पोस्ट पेड सर्विस जो है मोबाइल की भी शुरू हो गई है। मेरा जो सवाल है, पहले एक ब्रॉड सवाल है, आप कैसे देखते हैं कि कश्मीर आगे जाएगा, सिचुएशन कैसे इंप्रूव करेगी? प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 4 महीने लगेंगे सिचुएशन को नॉर्मल होने में, ये कैसे होगा? क्या कदम उठाएंगे आप जिससे ये हो? देखिए, कश्मीर की 3 समस्याएं थी। एक तो अलगाववाद और आतंकवाद, दूसरा रैम्पर्ड करप्शन, जबरदस्त भ्रष्टाचार था, और तीसरा एक विकास का जो खाका होना चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए, उसका अभाव है। मुझे लगता है तीनों समस्याओं का जड़ धारा 370। धारा 370 के कारण पाकिस्तान की एजेंसियों ने वहां के युवाओं को भ्रमित किया। पहले अलगाववाद, अलग राज्य, बाद में आजादी, न मिले तो आतंकवाद, और हाथ में बंदूक थमा दी। 90 से लेकर आज तक 40,000 लोग मारे गए। और इसका अगर कोई डिटेल स्टडी करता है तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा, थोड़े स्टडी के बाद, कि ये धारा 370 के कारण है। तो मैं मानता हूं कि आतंकवाद को मूल समेत नष्ट करने का काम धारा 370 को समाप्त करने के साथ शुरू हुआ है, और इस दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। दूसरा, एंटी करप्शन ब्यूरो ही नहीं था। धारा 370 का उपयोग कर वहां ब्यूरो ही नहीं बना। आज देश के सारे कानून वहां लगे। ईडी को भी सर्वाधिकार प्राप्त है, इनकम टैक्स को भी है, और इसी भी बनी। अब भ्रष्टाचार पर वहां नकेल कसी जाएगी। अब कश्मीर के हालात बदलने के लिए जरूरी है कि कश्मीर के माहौल को नए बदलाव के बाद खराब होने से बचाया जाए। यही वजह है कि खानदानी राजनीति करने वाले नेताओं को एहतियातन नजरबंद करने का फैसला स्थानीय प्रशासन ने किया है। हालांकि ऐसा होते ही विपक्ष के ज्यादातर दल केंद्र सरकार की आलोचना करने पर उतर आए। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर भी अपनी बात बेहद साफ गोई से रखी। भारत में जब ये अनाउंसमेंट आया तो भारत में इसकी बड़ी सराहना हुई, आपको बहुत अच्छा, प्रेस ने भी इसका बहुत सपोर्ट किया, पर फॉरेन प्रेस इसमें काफ़ी क्रिटिकल रहा। खास करके एक मुद्दा उठाता है कि डेमोक्रेटिक लीडर, इलेक्टेड लीडर्स जो हैं वो हाउस अरेस्ट में हैं। तो ये कब तक हाउस अरेस्ट में रहेंगे? पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इन्होंने, देखिए, विशेषकर कांग्रेस पार्टी मुद्दे को तूल दे रही है, और एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तूल दे रही है। मैं दोनों पार्टियों को बताना चाहता हूं कि धारा 370 हटाने जैसी कोई घटना नहीं हुई। कोई इतना बड़ा फेरबदल आपने कश्मीर की राजनीति में और संवैधानिक स्थिति में नहीं किया। फिर भी आपने 11 साल तक शेख अब्दुल्ला जी को जेल में रखा था। कश्मीर के मुख्यमंत्री ने तो उनको पदच्युत कर दिया और बाद में जेल में रखा, और अब आप हमें सवाल पूछ रहे हो। अभी अभी हमने बड़ा फैसला लिया है। लोगों की भावना भटकाने का अगर कोई प्रयास करता है तो हमें एहतियात के तौर पर कदम उठाने पड़ेंगे।
और हमारी टॉप प्रायोरिटी कश्मीर में शांति। टॉप प्रायोरिटी कश्मीर में शांति है और उसके साथ विकास। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का वादा बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी करती रही है, लेकिन ये केवल देश को लुभाने या चुनावी फायदे के लिए नहीं था। मोदी सरकार के पास कश्मीर के विकास की ठोस नीति थी। इसके लिए सरकार के पास ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसमें 15 साल बाद के कश्मीर की सूरत की झलक मिलती है। कश्मीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर भी बात की। आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन हुआ है। अगर इसका कुछ जजमेंट विपरीत आ गया तो क्या होगा, तो उसको कैसे डील करें? देखिए, पूरे बिल की ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व था। मैं आपको बताता हूं और आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि लीगल स्क्रूटिनी के अंदर ये बिल बहुत अच्छे तरीके से 100 में से 100 मार्क प्राप्त करेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। आज देश के सारे कानून वहाँ लगे। ईडी को भी सर्वाधिकार प्राप्त है, इनकम टैक्स को भी है, पर इसी भी बनी है। अब भ्रष्टाचार पर वहाँ नकेल कसी जाएगी। तो जो पैसा केंद्र से जाता है, जो जम्मू कश्मीर सरकार का रेवेन्यू है, वो पूरा का पूरा जनता के कामों के विकास में खर्च होगा। तो इससे डेवलपमेंट बढ़ने वाला है। दूसरा, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 73 और 74 अमेंडमेंट के तहत स्थानीय इकाई कराते, वहाँ वो चुनाव कराते ही पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत चुनाव ही नहीं होता। अब क्योंकि वहाँ 73 और 74 संशोधन अप्लाई हो गया है, तो नियमित स्वरूप से पंच सरपंच के चुनाव कराने पड़ेंगे। अभी ब्लॉक्स के चुनाव चल रहे हैं और एक बहुत बड़ी राशि कश्मीर जैसे राज्य में लगभग 6500 करोड़ की राशि सीधी पंचायती राज के हाथ में जाएगी। तो इससे भी गांव का विकास को बल मिलेगा। और तीसरा, एक अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलकर कश्मीर के विकास का 15 साल का एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, खाका बना रहे हैं। और